स्वागत है आप सभी का नई सीरीज में और साइंस एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर को 10 से लेकर 15 मिनट मैक्सिमम में खत्म करेंगे, ताकि आप अपनी लास्ट मोमेंट पे चैप्टर की रिवीजन कर सको। और इस चैप्टर को यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग 10 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा कोई भी प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने सोडियम को रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक प्रकार से जहर है या अच्छे नहीं है सेहत के लिए, लेकिन NaCl जब जुड़ता है बनता है तो एक सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको आप सबको पता, हम रोज खाते हैं। वहीं पर हाइड्रोजन की अगर बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, दोनों आग लगाने में माहिर है, लेकिन इनके जुड़ने से पानी बनता है जो कि आग को बुझाता है। तो केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो बदल जाती है। अब केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो कुछ करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं भी हो रही है? तो उसमें होता है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन जो कि सॉलिड होता है, अगर आप उसको ऑक्सीजन जो कि गैस होता है उसके साथ रिएक्ट करा दो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि गैस है। तो स्टेट जो है वो सॉलिड से गैस बन गई। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। कलर में बदलाव आ सकता है। हम सब जानते हैं कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में ब्लू कलर का होता है। और अगर इसके अंदर मैं आयरन डाल दूं तो ये बनाता है आयरन सल्फेट जिसका कलर लाइट ग्रीन रहता है, अगेन हाइड्रेटेड फॉर्म में। और कॉपर जो है वो बाहर आ जाता है। तो कलर में बदलाव आ सकता है रिएक्शन के बाद, या फिर कोई ना कोई गैस निकल सकती है। जैसे कोई भी एसिड ले लें, अगर हम लाइक से HCl, और उसको मैं किसी भी मेटल के साथ जो कि रिएक्टिव मेटल है उनके साथ रिएक्ट कराऊंगा तो सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है। हर एक गैस की अपनी अपनी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होती है। अब वहीं पे चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि आप सबको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में डाल दूं, यानी कि चूने को पानी में डाल दूं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो निकलती है। तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट बन सकता है। कैसे? अगर मेरे पास NaI है और PbCl2 है, NaI और PbCl2 आपस में रिएक्ट होके एक तो NaCl बनाते हैं और PbI2 बनाता है। PbI2 एक प्रकार का प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है, रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाता है। तो रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है, ये भी एक प्रकार से रिएक्शन की पहचान है। अब या तो कोई एक करैक्टर देखने को मिलता है, या तो कोई दो, या तो कोई तीन, या तो कोई चार, और हो सकता है पांचों के पांचों भी देखने को आपको मिल जाए। फिर आता है हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मैंने याद करने का तरीका बताया था। एक्सो को याद कर सकते हैं लेक्सो से। एल का मतलब होता है लॉस, तो लॉस ऑफ हीट होता है अगर, यानी हीट का अगर लॉस होता है किसी भी प्रोसेस में, हीट निकलती है, सेटअप पूरा गर्म हो जाता है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और मैंने आपको एंडो को याद करने का तरीका बताया था जो था गेंडो। गेंडो में जी का मतलब यहाँ पे है बेटा गेन। तो गेन, कहीं पे भी एनर्जी गेन हो रही है, हीट गेन हो रही है, मतलब आपको हीट देनी पड़ रही है प्रोसेस को करने के लिए, उसको हम लोगों ने एंडोथर्मिक कहा था। एग्जांपल यहाँ पे हमारे सामने लिखे हुए हैं। डन है जी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है। केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक नया, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आप में बेटा क्या कॉमन है, उसका प्रोडक्ट सिंगल है और आप भी सिंगल हो बेटा। इन दोनों में जो प्रोडक्ट रहता है वो सिंगल रहता है। इन दोनों में मतलब हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उसकी पहचान है कि जो उसका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट होता है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट। वहीं पे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें उल्टा होता है। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जिसको हम एनर्जी देके तोड़ते हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ के एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसमें हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि थर्मल डीकंपोजिशन में हम हीट देके उसको तोड़ते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप उसको हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, तो हीट देके आप उसे तोड़ रहे हो। फोटो डिकम्पोजिशन में हम उसको लाइट देके तोड़ते हैं। जैसे AgCl है, AgCl के अंदर अगर लाइट पास हो गई गलती से तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, इसलिए AgCl को ब्लैक कलर की बॉटल्स में भी रखते हैं। और अगर बिजली देके तोड़ रहे हो तो इसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे पानी है, उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दोगे, मुझे लगता है दुनिया का हर एक बच्चा अब ये वाली रिएक्शन तो जानता ही है। तो H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन में हम कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी दे के उसे तोड़ते हैं। अब अगर हम हीट देके तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट देके तोड़ेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन, और अगर हम लोग बिजली देके तोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इस वन शॉट को आप लोग 2x या 3x में मत देखना, वरना आपको ये M&M का रैप लगेगा बेटा। चलिए
अब अगर आगे बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्ट, उसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, आपने शायद याद भी की होगी, कालू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जब कोई ज्यादा रिएक्टिव, जैसे जिंक जो है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो जिंक जो है वो कॉपर को देखो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन वहीं पे जिंक जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है, तो जिंक डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बस बात होती है तो किस चीज की भाई, कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास, और दो रिएक्टेंट्स जुड़ के दो अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब, नीचे रिएक्शन गलत लिखी हुई थी, एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है, आओ समझे एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है। जैसे सोडियम जो है पहले सल्फेट के साथ बैठा हुआ था, और बेरियम जो है वो क्लोरीन के साथ, तो बेरियम आ गया सल्फेट के साथ और सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ। तो अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए या दो कंपाउंड्स रिएक्ट होकर दो नए कंपाउंड्स बनाए, इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मैं फिर बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है किस चीज से, रिएक्टिविटी सीरीज से, है ना। ये क्यों होती है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास PbO है और मैं इसमें अगर डाल दूं कार्बन, तो यहां मुझे मिल जाएगा Pb और यहां मुझे मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन। अब यहां पे Pb के अंदर से देखो ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का जाना या फिर हाइड्रोजन का आना, यह कहलाया जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पे इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन का आना या फिर हाइड्रोजन का जाना, इसे कहते हैं हम लोग, सॉरी माय बैड मैंने उल्टा कर दिया 10 मिनट के चक्कर में। ऑक्सीजन का जाना या फिर हाइड्रोजन का आना, इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन, सॉरी माय बैड, इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, इसे हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चला जाए हम कह देंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और जिसमें से हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन चला जाए हम कह देंगे रिडक्शन हो जाएगी। और जो इसके साथ वाला होगा वो ऑपोजिट एजेंट हो जाएगा। जैसे कि लेड ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बताया था, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो उसको हम रेडॉक्स कहते हैं, जो कि ये वाली रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। अब ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में कुछ नुकसान है, फायदे भी हैं, लेकिन हमें नुकसान पढ़ने हैं। पहला है कोरोजन। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो खराब होता रहता है, इसे हम कोरोजन कहते हैं। दुनिया का सबसे फेमस कोरोजन है आयरन का कोरोजन, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो जब आयरन रिएक्ट होता है पानी और ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है Fe2O3.XH2 हो, जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट। अब रस्ट लगना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इससे आयरन का जो जीवन है, जो लाइफ है, वो खत्म होती रहती है। तो कैसे रोके, तो कुछ भी करके ऑक्सीजन को या मॉइस्चर को अगर हम आयरन तक ना जाने दें तो उसकी कोरोजन बच जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे ऑयल, ग्रीस, पेंट लगा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर लेयर ऑफ जिंक लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कोई भी और मेटल के लिए लगा सकते हैं। थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं एलॉय भी बना सकते हैं या फिर एनोडाइजिंग या लीचिंग भी कर सकते हैं, वो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन तरीके से हम कोरोजन को रोक सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, अगर हमारे खाने में फैट और ऑयल है, अगर हमारे खाने में फैट और ऑयल है और उसके अंदर गलती से ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए तो खाने का स्मेल, टेस्ट, ये सब खराब हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब ये अच्छी बात तो नहीं है, तो उसको बचाने के लिए क्या करें, तो आंसर है BHA या BHT जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो खाने की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीजन को हमारे खाने के साथ रिएक्ट नहीं होने देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर दो या फिर खाने को एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, चिप्स वगैरह पैक कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दो, खाने को फ्रिज में रख दो, अंधेरे में रख दो, या वैक्यूम पैक कर दो। वैक्यूम पैक करने से क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी। फिर आता है चैप्टर में दो प्रकार की रिएक्शन, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों के। और अनबैलेंस जिसमें इक्वल नहीं होते हैं, अनबैलेंस को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अब क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते हैं,
इसलिए वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। इसलिए हमें हर एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। और ये हुआ हमारा रैपिड फायर में फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन। ऐसे हर एक चैप्टर का 10 मिनट्स के अंदर रिवीजन या 15 मिनट्स के अंदर रिवीजन आपके पास आता रहेगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।